हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ये जो लॉज हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं फैराडेज लॉज, दो लॉज हैं फैराडे के। जो फैराडे के लॉ हैं बेसिकली वो हमें मैग्नीट्यूड देते हैं, नापने का तरीका बताते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है उसको कैसे मेजर किया जाए। दूसरा है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट और अ कॉइल। इसका मतलब जो फैराडे लॉ है वो हमारे लिए क्वांटिटेटिव लॉ हो जाते हैं, क्योंकि उसी की मदद से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ निकालने को कहा जाए या करंट निकालने को कहा जाए तो आप फैराडे के लॉ का ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आप लेंजेस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये फ्री है, लेकिन इससे मुझे अपने काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फैराडे के लॉ हैं इनको दो लॉज में बांटा गया है। पहला है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो है वो हमें बताता है कि किन कंडीशंस में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है, और जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड, उसको मेजर कैसे करेंगे वो तरीका बताता है। तो फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिव लॉ है, कहता है व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट और अ कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन इट व्हिच ओनली लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन द फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस। अगर आप याद करें, हम लोगों ने देखा भी था, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको दिखाया भी था एक्सपेरिमेंटली कि हम जब तक मैग्नेट को मूव कर रहे होते हैं केवल तभी तक इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। जो कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ सिर्फ तब इंड्यूस होता है जब हम मैग्नेट को मूव कर रहे होते हैं। एक बार देख भी लेते हैं, चलिए एक बार दोबारा से, ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। लेट अस सी, एक सिमुलेशन के थ्रू हम इसको देखेंगे तो हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं मैग्नेट वाले केस की। ठीक है, ये देखिए हम लोग यहां पर जो नंबर ऑफ लूप्स हैं वो भी ज्यादा ले लेते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा आप लोग। देखो, ये हमारे पास कॉइल है और ये हमारे पास मैग्नेट है। ठीक है, अब नोटिस करना ये जो बल्ब है ये कब जलेगा। देखो मैग्नेट मैंने इधर रखी हुई है, अभी देखो मूव कर रहा हूं, जल रही है, रुक गया, बंद हो गई। देखो जैसे मैं रुक गया बंद हो गई, फिर पीछे जाऊंगा जलेगा, जैसे ही रुक जाऊंगा बंद। तो जब तक ये मैग्नेट मूव कर रही है आप देखोगे बल्ब ग्लो कर रहा है। जैसे ही मैं रुकता हूं बंद। देखो यहां मूव कर रहा हूं, चल रही है, रुकते ही बंद, मूव कर रहा हूं, चल रही है, रुकते ही बंद, मूव कर रहा हूं, चल रही है, रुकते ही बंद, मूव कर रहा हूं, चल रही है, रुकते ही बंद। देखो इसका मतलब जो ईएमएफ है वो तभी इंड्यूस होता है जब फ्लक्स बदल रहा हो। जैसे मैं मैग्नेट को रोक लेता हूं तो फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाता है, यानी फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर, कॉइल के अंदर ईएमएफ भी बंद हो जाता है। यानी इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक किसी भी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो। अगर वो चेंज बंद हो जाता है तो ये भी रुक जाता है। ठीक, तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। यानी जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जैसे जैसे फ्लक्स जिस रेट से चेंज होगा, यानी अगर फ्लक्स जो है वो तेजी से चेंज होगा तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, और अगर फ्लक्स धीरे से चेंज होगा तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। आइए इसे भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूं धीरे धीरे। आप नोटिस करेंगे कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कम हो रहा है। अब मैं सेम मैग्नेट को तेजी से मूव करता हूं, देखिएगा, देखो, देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया। फर्क क्या है, जब मैं इसे तेजी से मूव कर रहा हूं तो फ्लक्स यहां से लेके यहां तक का जितना ही चेंज हो रहा है, फ्लक्स का चेंज सेम है, लेकिन क्योंकि मैग्नेट तेज मूव कर रही है तो ये चेंज कम समय में होगा। यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है d∅dt वो ज्यादा हो जाएगा, और इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट ज्यादा है। अगर मैं इसे आराम आराम से मूव करूंगा तो कम फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर रेट कम है, फ्लक्स सेम चेंज हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। देखो
और अगर इसी को मैं तेजी से मूव करूं, देखो देखो डिफरेंस समझ में आया? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, तो ये तो थे हमारे फैराडे के दोनों लॉज। अब इसमें अगर मान लीजिए आपके पास कॉइल है, उसके अंदर n टर्न्स हैं, तो भाई हर एक का फ्लक्स सेम डायरेक्शन में है तो एड अप हो जाएगा, तो इसलिए जो ईएमएफ है वो n टाइम्स हो जाता है। तो अगर हमारे पास n टर्न्स होते हैं तो हम लिखते हैं n d phi अपॉन dt। ये था फैराडे का सेकंड लॉ। चलिए अब बात करते हैं लेंजेस लॉ के बारे में। जो लेंजेस लॉ है बच्चों, ये बेसिकली हमें देता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी। तो फैराडे, ये जो लेंजेस लॉ है, इसके हम बिल्कुल लेमैन टर्म, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। आप ध्यान दीजिए इसको समझना कैसे है। जो लेंजेस लॉ है ये सिंपली कहता है कि भैया जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करेगा। इसका स्टेटमेंट अगर हम देखें, दिस स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, यानी जिस कारण से वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने उस प्रोडक्शन के कारण को ही अपोज करता है। और ऑपोजिशन के लिए हम यहां पर ये लगा देते हैं माइनस साइन। तो जो फैराडे का लॉ था वो केवल मैग्नीट्यूड वाला था, तभी हमने मॉड यूज किया था। अब हम इसको लिखेंगे E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये जो माइनस है ये लेंजेस लॉ की वजह से आया है, और इसका जो मतलब है वो ये है कि ये माइनस साइन शो कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करता है। ठीक, तो ये लेंजेस लॉ है। अब ऐसे समझने में मजा नहीं आएगा, लेंजेस लॉ को जब हम करके देखेंगे एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में या इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए हम अभी इसको और देख लेते हैं। मान लीजिए अगर n टर्न्स हैं आपके पास तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। साथ ही अब देखो यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट है और एक कॉइल है जिसके साथ मैंने सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर लगाया। अब मैं कॉइल को मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स, जो मैग्नेट है उसे कॉइल की तरफ मूव कर रहा हूं, उसके नॉर्थ पोल को। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यहां पर कॉज क्या है, तो चेंज ऑफ फ्लक्स, इतनी बड़ी बातें नहीं बोलनी, सिंपल लेमैन टर्म में मुझे दिख रहा है नॉर्थ पोल का पास आना, यानी नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रहा है, ये कारण नजर आ रहा है। तो इसका ऑपोजिट एक्शन क्या होगा? नॉर्थ पोल को दूर भेजना, रिपेल करना। नॉर्थ पोल को कब रिपेल किया जा सकता है? अगर इधर वाला कॉइल का ये वाला फेस कैसा बन जाए? नॉर्थ। तो अगर नॉर्थ पोल पास आएगा तो ये वाला फेस बन जाएगा नॉर्थ। अब क्लॉक रूल मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद हो, क्लॉक रूल क्या कहता था? ये आपके पास दो कॉइल हैं, ठीक है, साउथ और नॉर्थ। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। अब लेंजेस लॉ कहता है कि अगर नॉर्थ पोल यहां पास आ रहा है तो कॉइल का ये वाला फेस नॉर्थ बनाएगा, और नॉर्थ बनाने का मतलब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ को पीछे ले जाऊं तो क्या होगा? अगर मैं नॉर्थ को पीछे लेकर के जा रहा हूं तो यहां पर कारण होगा नॉर्थ पोल का दूर जाना, और अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ऑपोजिट एक्शन होगा नॉर्थ पोल का पास आना। इसका मतलब मुझे नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। नॉर्थ पोल कैसे अट्रैक्ट हो सकता है? साउथ पोल बना करके, और साउथ पोल बनेगा तो इसका मतलब है करंट शुड बी क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज करंट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉइल वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं बाय यूजिंग लेंजेस लॉ, ठीक है। अब देखिए इसी पर सिंपल से सवाल देखते हैं जिनसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको ये एक सोलेनॉइड दे दी, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये एंड है P, ये है Q, और आपसे कहा गया एक मैग्नेट है जिसको हमने इसकी तरफ भेजा विद अ वेलोसिटी v। आपको बताना है P और Q पर क्या पोलैरिटी बनेगी। यू हैव टू टेल द पोलैरिटी फॉर्मिंग एट पॉइंट्स एंड्स P and Q ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट में बताना
कि आपका आंसर क्या आया। कमेंट जरूर किया करो यार जब आप वीडियो देखते हो, और अगर आप पढ़ रहे हो तो जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखिए अब हम लाइव तो नहीं है ना, तो जब मैं आपसे सवाल पूछता हूं तो कमेंट में आंसर दिया करें, ताकि मैं कमेंट को देख करके जान पाऊं कि आप सही पहुंच पाए थे कि नहीं पहुंच पाए थे। पॉज करके करना ईमानदारी से, आपको बताना है पी और क्यू पर क्या पोलैरिटी बनेगी। ठीक है, तो देखो यहां पर P के पास नॉर्थ पोल आ रहा है, तो कारण हुआ नॉर्थ पोल का पास आना। ऑपोजिट एक्शन होगा नॉर्थ पोल को रिपेल करना। कैसे रिपेल किया जा सकता है बाबा? अगर मैं यहां पर क्या बना दूं, नॉर्थ, अब यहां नॉर्थ बनेगा तो यहां साउथ, तो P पर नॉर्थ बनेगा यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट, Q पर साउथ बनेगा यानी क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनहांस करना हो तो भैया एक की जगह दो कॉइल दे दी जाती हैं। बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन, ये ऐसे दे दिया जाएगा आपको, ऐसे दे दिया जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ए बी सी एंड डी, और यहां पर हमने एक मैग्नेट मूव करी विद अ वेलोसिटी v, ऐसे मूव कर रहे हैं। आपको ए बी सी डी पर पोलैरिटी बतानी है, कौन से पोल्स बनेंगे। ठीक है, वीडियो को फिर से करना क्या है, वीडियो पॉज करो, आंसर्स मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से। ठीक है, साथ साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। ठीक, अब देखो जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे इधर की तरफ, तो हमें पता है बी के पास नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल बी के पास आ रहा है, इसका मतलब यहां पर एक्शन हो गया नॉर्थ पोल का पास आना। ऑपोजिट एक्शन नॉर्थ पोल को रिपेल करना। कैसे किया जा सकता है? अगर मैं यहां पर नॉर्थ बना दूं तो यहां बन जाएगा साउथ, तो यहां पर नॉर्थ पोल यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट, ए पर साउथ पोल यानी क्लॉकवाइज करंट। क्लियर? अब आते हैं इस वाली सोलेनॉइड के लिए। यहां पर देखो, यहां पर साउथ पोल दूर जाता दिख रहा है, तो एक्शन हो गया साउथ पोल का दूर जाना। ऑपोजिट एक्शन साउथ पोल को अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट हमेशा अनलाइक पोल्स करते हैं। ये साउथ है तो मुझे यहां पर नॉर्थ बनाना पड़ेगा, तो यहां पर साउथ बन जाएगा। अब ये नॉर्थ है, सी पर नॉर्थ यानी एंटी क्लॉकवाइज, डी पर साउथ यानी क्लॉकवाइज करंट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे तो करना बहुत आसान है इसके क्वेश्चंस को। चलिए एक और फ्लक्स चेंज वाले क्वेश्चन भी देखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। तीन कंडीशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको इन तीनों में इसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करना है तो समझना है कि यहां पर कारण क्या है। फर्स्ट वाले केस में देखिए, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है। जब लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो कारण हुआ फ्लक्स का डिक्रीज होना। लेंजेस लॉ कहता है करंट ऐसी डायरेक्शन रखेगा कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करेगा। कॉज क्या था? फ्लक्स का डिक्रीज होना। तो ऑपोजिट एक्शन क्या होगा? फ्लक्स को इंक्रीज करना। अब फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज दो फैक्टर्स से किया जा सकता है। भाई बी और ए, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो यानी मैं ए को तो नहीं छेड़ सकता। तो अब फ्लक्स इंक्रीज करना है तो बी इंक्रीज करनी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन में दो फील्ड्स बनाऊंगा तो ऐड होकर के बढ़ जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन बनाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट होकर के कम हो जाएंगी। तो जब भी फ्लक्स इंक्रीज करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है सेम डायरेक्शन में फील्ड बना करके, और अगर फ्लक्स डिक्रीज करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड घटानी पड़ेगी। वो घटाई जा सकती है ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना करके। गॉट इट? तो अब इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे बनेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएगा। तो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट बनानी है तो करंट की डायरेक्शन शुड बी क्लॉकवाइज। तो मुझे मिल गया कि जो करंट है इसमें क्लॉकवाइज होना चाहिए। अभी जो सेकंड वाली फिगर है ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चल रहा है और फील्ड है यूनिफॉर्म,
इसका मतलब इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अब क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो इसके अंदर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। याद करो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता था ईएमएफ केवल तब तक इंड्यूस होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, तो इसके अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं तीसरे वाले केस में। अगर आप तीसरी फिगर को देखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर हो रहा है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, यानी इसका फ्लक्स बढ़ रहा है। तो यहां पर कारण कॉज क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना। तो ऑपोजिट एक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डिक्रीज होना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेंगे बाय डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो डिक्रीज की जा सकती है ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना करके, यानी इसको फील्ड जो बनानी है वो बाहर बनानी है। तो बाहर बनाने के लिए इसमें करंट होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप फ्लक्स बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसमें एक ट्रिक क्वेश्चन आता है, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड थी, इन केस फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तब आप क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का केस भी। ठीक है, ये हमारे पास फील्ड है। अब हम लूप ले लेते हैं। ये इधर मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल्स। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और ये थर्ड केस है। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड केस आप करेंगे, मैं इसमें सेकंड केस आपको समझा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट और थर्ड केस बिल्कुल सेम यही वाले हैं। अब मैं सेकंड केस समझा रहा हूं। देखिए, जब फील्ड यूनिफॉर्म थी तो बीच में मूव करने में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब सेकंड केस में यहां देखो, जब ये लूप इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो ये लोअर वैल्यू ऑफ फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। कैसे पता मुझे, क्योंकि क्रॉसेस पास आते जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पर पास होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रॉन्गर फ्लक्स की तरफ, स्ट्रॉन्गर फील्ड की तरफ जा रहा है, तो इसका जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा। तो यानी ऑपोजिट एक्शन क्या होगा, फ्लक्स का डिक्रीज करना, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बना करके। तो इसमें भी करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज, सेम जैसे इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज और इसमें क्लॉकवाइज। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। ठीक है, तो ये था हमारा लेंजेस लॉ। अब अगर आपको मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि आपको फ्लक्स की फाइनल और इनिशियल वैल्यूज दी गई हैं φ2 और φ1, और टी टाइम के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है और n टर्न से लूप के अंदर, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तब उसमें ईएमएफ की वैल्यू आएगी -n फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल जिसमें वो फ्लक्स चेंज हुआ है। तो बड़े सिंपल तरीके से हम इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझाऊंगा, किस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अपना प्यार मुझे कमेंट्स की फॉर्म में जरूर दें, मुझे बहुत प्रोत्साहन, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।